देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था इन्वेंट्री बोल के, ठीक है। तो इन्वेंट्री में हमें करना क्या था, हम जस्ट एक बार गो थ्रू करवा देते कि चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे थे। देखो इन्वेंट्री में करना क्या है, सिंपल, इसमें कोई ना हमें ज्यादा डेबिट क्रेडिट ये सब नहीं करना है। सिंपल ये कैलकुलेट करके बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग स्टॉक कितना था या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ठीक है। उसके लिए मैंने फॉर्मेट भी लिखवाया था, तब फॉर्मेट का यूज करना जरूरी हो जाता है जब हम लोग के क्वेश्चन में नॉर्मल स्टॉक भी है एज वेल एज एबनॉर्मल स्टॉक भी। अब एबनॉर्मल स्टॉक का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो वेजिटेबल्स देखोगे कि एक ही तरह का वेजिटेबल का अलग प्राइस भी हो सकता है। जैसे कि पोटैटो का ही देख लो, ठीक है। कुछ महंगा हो सकता है, 2-5 रुपए इधर उधर हो सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। या फिर फ्रूट्स का भी देख लो, ठीक है। फ्रूट्स पे लेने जाओगे तो सस्ते का भी मिलेगा और एवरेज प्राइस का भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, ठीक है। तो अब सस्ता क्यों हो रहा है? बिकॉज उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, ठीक है। इसी वजह से नॉर्मल प्राइस से जब कम होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ इंपोर्टेड फ्रूट्स होता है, उसका बात अलग है, वो दूसरे रीजन से उसका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हमारे पास हो सकते हैं जो डिफेक्टिव होने के कारण जिसका प्राइस हम लोगों ने कॉस्ट से भी कम कर दिया है, मतलब जितने से खरीदा उससे भी कम कर दिया है। कभी कभी बुक्स वगैरह में भी होता है, अगर पेजेस वगैरह खराब रहता है, ठीक है, मुड़ा हुआ रहता है, या फिर प्रिंट वगैरह सही नहीं होता है, पेज थोड़ा एक दो कम रहता है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है बिकॉज डिफेक्टिव होने की वजह से, ठीक है। अगर डिफेक्टिव नहीं होगा तो हम लोग एज इट इज प्राइस में सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो हम लोग को निकालना क्या है, बेसिकली हम लोग को निकाल के देना है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या था, ये देखो मैंने लिखवाया था। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि हम लोग के पास पूरे ईयर में सेल करने के बाद कितना स्टॉक बचा, ठीक है। तो हम लोग सेल कहाँ से करते हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक से करते हैं या परचेज से करते हैं या दोनों से करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज का मतलब सिर्फ परचेज नहीं होता है, परचेज तो नेट लेना ही है। मतलब अगर हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं वो तो लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट परचेज ही परचेज कहलाएगा। अगर हम लोगों ने 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज किया लेकिन उसमें से अगर 20,000 रिटर्न कर दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है कि परचेज फिर हम लोग का 80,000 ही होगा, तब तो हम लोग 1 लाख नहीं बोल सकते हैं। और परचेज करने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जैसे कि कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड, इस तरह का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो वो परचेज में ऐड होता है, परचेज के प्राइस को बढ़ाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करने से हमें ये पता चलेगा हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है जो हम लोग सेल कर सकते हैं। फिर वहां से लेस कर देंगे जितना स्टॉक हम लोगों ने सेल किया, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन जो स्टॉक सेल किया है उससे हमें प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल प्राइस तो विद प्रॉफिट रहता है। तो प्रॉफिट को लेस करने से हम लोग को पता चलेगा कि कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही देखो हम लोग का यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में हम लोगों ने देखा था कैसे करके ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, जस्ट रिवर्स। अभी मैंने क्लोजिंग स्टॉक कैसे बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है जो प्रोडक्ट सेल कर दिया उसका कॉस्ट। उसका रीजन ये था ये भी कॉस्ट में है, ये भी कॉस्ट में है, ये भी कॉस्ट में है, तो ये भी तो कॉस्ट में होना चाहिए, तभी तो लेस होगा। कि हम लोगों ने जो बेच दिया उसका कॉस्ट कितना है, तो हमारे पास आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, सिंपल इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ये क्लोजिंग स्टॉक और बाकी इधर रिवर्स हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक से ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और माइनस हो जाएगा परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये वाला फॉर्मेट मैंने लिखवाया था और लॉजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस तो किया था, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग का बाकी था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करने से देखो फिर से रिकॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल 2020। बोल रहा है कि जो स्टॉक का कैलकुलेशन होता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो ईयर एंड होगा उस बेसिस पे वो लोग अपना स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। तो बोल रहा है कि जो 31 मार्च को होता है ना, वो किसी रीजन से 10th अप्रैल को हुआ। हो सकता है कि उन्होंने 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाए होंगे, इसी वजह से उन्होंने ये कंप्लीशन किया है 10th अप्रैल को। फिर बोल रहा है
the valuation of which showed a inventory figure of 16,75,000 at cost as on the completion date। ठीक है, तो यहां तक अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना उसको एक बार हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं ड्रॉ के थ्रू से। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मली 31 मार्च का ईयर एंड होता है, 31 मार्च 2020 ईयर एंड होने वाला था, लेकिन ईयर एंड जो है उसी दिन क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होता है, बट किसी रीजन से क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन 10 अप्रैल को कंप्लीट हुआ है। 10 अप्रैल 2020 को बाई चांस ये कैलकुलेशन कंप्लीट किया है इन्होंने। ठीक है, अब वैल्यूएशन और जब कंप्लीट किया 10 अप्रैल को कैलकुलेशन, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिखा है 16,75,000। ठीक है, तो यहाँ पर 16,75,000 ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिख रहा है। ठीक है, और ये कॉस्ट पे है। तो वैसे भी हमें पता है कि स्टॉक को किस पे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये मैंने बोला भी था लास्ट दिन, और दूसरे को कहीं ना कहीं हर एक जगह पे हम लोग इसका डिस्कशन करते ही हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो एनआरवी और कॉस्ट में यही लोअर हुआ होगा, इसीलिए इसी प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया इन्होंने। मतलब सीधा सा बात है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना चाहिए था, नहीं कर पाया, यहाँ पर किया है और ये वैल्यू निकल के आया है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, बोल रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये टिल द कैलकुलेशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड। ठीक है, मतलब ये पूरे पीरियड का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है देखते हैं, ये पूरे पीरियड में। गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग मैम। देखो फिर यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक का पीरियड का बात हो रहा है। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्यों बोल रहा है, बिकॉज 31 मार्च के बाद तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पीरियड में यानी नेक्स्ट ईयर में सेल्स था 68,750, ये बताया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सेल्स है 68,750। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 68,750 का सेल्स हुआ है। कौन से डेट पे हुआ है वो नहीं पता, ड्यूरिंग दिस पीरियड हुआ है, मतलब ये पीरियड में सेल हुआ है 68,750, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट, बोल रहा है ये जो सेल हुआ है इस पे प्रॉफिट कितना है वो भी बता दिया। ये जो सेल हुआ है इस पे प्रॉफिट का मार्जिन है 33.33% ऑन कॉस्ट बताया। इस बात का ध्यान रखना है, हम लोग इस पे डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये कॉस्ट है, ये सेल वैल्यू है, तो हमें इस परसेंटेज को सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट पे इतना है तो सेल पे कितना है, दैट इज कितना परसेंट ऑन सेल होगा, कैसे निकालेंगे। ये देखो, ये हम लोगों ने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सीखा था। 33 and 1/3 का मतलब होता है 1/3, करके देख सकते हो, 1/3 कैलकुलेटर पे करके देखो, ये आता है इतना। ठीक है, अच्छा तो तुम लोग सोचोगे तो ये तो 0.33 आ रहा है, 33 नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने इंटू 100 नहीं किया है ना, 100 करने से तो परसेंटेज में आएगा 33.333। ठीक है, तो इसीलिए ये 1/3 हुआ बेसिकली। ठीक है, 1/3, तो ये 1/3 क्या बताया है, 1/3 प्रॉफिट जो है एडवर्टाइजमेंट।
नेटवर्क इशू हो गया है। नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग तब तक करते देखते अगर एडमिट हो जाता है तो। अच्छा, ठीक है, देखो 1/3 ये क्या है, इतना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये परसेंटेज में है तो प्रॉफिट क्या हो गया, 1/3 ऑन कॉस्ट। इसका मतलब है 1 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है, और कॉस्ट है 3 रुपीज का, ठीक है। तो अगर 1 रुपीज प्रॉफिट है, कॉस्ट है 3 रुपीज, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, यहाँ पर देखो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, अभी भी एडमिटिंग हो रहा है। अच्छा देखो, प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब प्रॉफिट बाय सेल होगा, तो इसी को बेस मान के हमें करना है। प्रॉफिट तो 1 रुपीज है, अगर कॉस्ट 3 है तो सेल वैल्यू कितना होगा, ये बताओ, बोलो। अगर 4, ठीक है, तो यहाँ पर सेल वैल्यू 4 हो गया, तो दैट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब यही ईयर एंड के बाद 31 मार्च के बाद का बात हो रहा है। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000। बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर परचेज भी करना स्टार्ट, देखो ठीक है, परचेज तो करना ही पड़ेगा, सेल भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी रीजन से अपना स्टॉक टेकिंग काउंट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम लोग बिजनेस बंद करके बैठे रहेंगे। तो सेल भी क्या है, परचेज भी क्या है, बोल रहा है कि 90,000 का परचेज किया था एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये जो है परचेज कितना है, ये कॉस्ट है, लेस हो जाएगा 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब परचेज प्राइस हो जाएगा 90,000 माइनस 9,000, ठीक है। 90,000 माइनस 9,000 करने से आंसर आएगा जितना, वही हम लोग का परचेज का प्राइस होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है during this period goods were added to inventory at markup price of 3,000 in respect of sales return। बोल रहा है इस पीरियड में, मतलब 31 मार्च से लेके, गुड आफ्टरनून मानसी, आवाज आ रहा है मेरा, देखो गुड आफ्टरनून मैम। मैं एडमिट हो ही नहीं रहा था। अच्छा देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री। इस पीरियड में मतलब 31 मार्च से लेके हम लोग का 10 अप्रैल तक गुड्स जो है एडेड टू इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक में जब गुड्स को ऐड किया गया है एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो बोल रहा है कि वहां पर सेल्स रिटर्न, मतलब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, बोल रहा है कि सेल्स रिटर्न कितने का है, 3,000 का है। बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री, स्टॉक में मतलब जो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक था हम लोग के पास जिसका मार्कअप प्राइस, मार्कअप का मतलब है सेल प्राइस, ठीक है, मार्कअप का मतलब विथ प्रॉफिट प्राइस, विथ प्रॉफिट प्राइस है 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न 3,000 का इस बार है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न है 3,000, और ये कौन से प्राइस पे बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है 3,000 जो है सेल्स वैल्यू में, ठीक है, सेल्स वैल्यू में बताया है। कैसे पता चला, मार्कअप प्राइस बोला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है मार्कअप प्राइस। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है,
आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री का जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, ठीक है, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड, ये दिखा दैट देयर वेयर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11,250। स्लो मूविंग का मतलब है जो आइटम जल्दी से कोई खरीदेगा नहीं, मतलब डिफेक्टिव है, इसे स्लो मूविंग भी बोलते हैं। मतलब देखो, जो खराब डिफेक्टिव आइटम होता है ना, लोग वो लेना नहीं चाहते। नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, हम अच्छा वाला चीज ही लेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो वो डिफेक्टिव आइटम ले ले, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बिकेगा, इंसान के जरूरत के हिसाब से जो है वो परचेस कर सकता है। तो बोल रहा है कि स्लो मूविंग कुछ आइटम है जिसका कॉस्ट तो है 11,250 विच शुड बी टेकन एट 5,250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि इसमें एक स्लो मूविंग आइटम है जिसका कॉस्ट है 11,250। मतलब ये जो कैलकुलेशन हुआ है ना, इसमें एक स्टॉक इंक्लूडेड है, लिखते हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या है, इसमें इंक्लूड है स्लो मूविंग आइटम, यानी कि एबनॉर्मल आइटम, स्लो मूविंग आइटम। और कितने में इंक्लूड है, देखो, जिसका कॉस्ट है 11,250। मतलब ओरिजिनली इनको खरीदने में इतना लगा, 11,215 का कॉस्ट आया, मतलब लागत खरीदारी में इतना पड़ा, लेकिन इसको लेना है 5,250 पे, ठीक है, ताकि किसी इंटरेस्टेड कस्टमर को बेच पाए। मतलब इसका जो कंडीशन है ना, अगर हम लोग 5,250 लगाते हैं तो शायद बिक जाए। तो बोल रहा है कि ये इसीलिए शुड बी टेकन एट 5,250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, ताकि हम लोग कस्टमर को बेच दे, ठीक है। तो ये सेल हुआ है कितने में, 5,250। ये स्लो मूविंग आइटम इसमें इंक्लूडेड है। और इसका यहाँ पर लिखते हैं जो मतलब राइट ऑफ वैल्यू है, मतलब ऐसे लिखते हैं, सेल वैल्यू डिसाइड किया गया है इसका 5,250, ठीक है, इसका सेल वैल्यू डिसाइड किया गया है 5,250। मतलब कितना कम किया गया है उसको हम लोग बोल सकते हैं राइट ऑफ, ठीक है, लैंग्वेज राइट ऑफ यूज कर सकते हैं। 11,250 का प्रोडक्ट को अगर हम लोग 5,250 में सेल करेंगे, बोल रहे हैं बिक जाएगा, यानी 6,000 उसका वैल्यू हम लोगों ने गिरा दिया, ठीक है, मतलब 6,000 वैल्यू उसका डिक्रीज किया, तब जाके वो मार्केट में बिकेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ड्यू टू हेवी फ्लड, बहुत ज्यादा जो है फ्लड हुआ है, ठीक है, मतलब बाढ़ आया है, सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वेयर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, किसी कस्टमर ने ये प्रोडक्ट डिमांड किया था, लेकिन क्या हुआ ना, फ्लड के कारण सप्लायर ने प्रोडक्ट देने में देरी कर दिया, ठीक है, और कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 12,500। बोल रहा है कि 15,500 था स्टॉक जो कोई कस्टमर ने डिमांड किया था, क्योंकि फ्लड हुआ तो सप्लायर जो है उन्होंने टाइम पे नहीं दिया, तो कस्टमर को ये लोग टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाए, इसीलिए कस्टमर बोल रहे हैं हम ये प्रोडक्ट लेंगे नहीं, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवरी लेने पे, ठीक है। तो उसीलिए उसका कॉस्ट कम हो गया। मतलब अब हो सकता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का उतना डिमांड नहीं है, तो जो 15,500 का था वो 12,500 का उसका कॉस्ट लगाना पड़ेगा 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और एक डिफेक्टिव आइटम है, यहाँ लिखते हैं डिफेक्टिव आइटम कितने का है, डिफेक्टिव आइटम ये डिफेक्टिव हो चुका है, कितने का, 15,500 उसका कॉस्ट है, और राइट ऑफ करने के बाद उसका वैल्यू बोल रहा है 12,500 करने के लिए उसका सेल वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा 12,500, यानी कितने से राइट ऑफ किया गया, 15,500 माइनस 12,500, यानी कि 3,000 कम कर दो इसका वैल्यू, तब जाके वो सेल हो सकता है। फिर बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 होगा, ये ना थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये 31 होना चाहिए। बोल रहा है कि कैलकुलेशन करके तो स्टॉक इन्वेंट्री यानी स्टॉक जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में दिखाएंगे, तो फाइनल अकाउंट्स कब बनेगा, 31 मार्च को, तो 31 मार्च का हमें स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। मतलब यहाँ पर जो स्टॉक है वो बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट थे और हमें बोला यहाँ पर स्टॉक बता दो। तो हम लोग इसको कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे तो ये क्लोजिंग स्टॉक है,
अगर हम लोग इसको देखें तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका हमें क्या करना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ पर हमारे पास स्टॉक का वैल्यू है और यहाँ हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, हम लोग को यहाँ का स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से एजम्पशन लेंगे, ये देखो ऐसा एजम्पशन लेना चाहिए, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक और हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला इस बेसिस पे लगाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं ये मुझे पता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोल रहा है, तो किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो दूसरे ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा ना। तो हम लोग इसको अगर ऐसे बोले कि हमें यहाँ का स्टॉक कैलकुलेशन का डेटा पता है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो डेट टू डेट अगर फाइंड आउट करें 10 अप्रैल के बेसिस पे 31 मार्च हम लोग का ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो बेसिकली अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये डेटा पता चल जाएगा, ठीक है। तो या फिर क्लोजिंग स्टॉक का, ये देखो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं ना। तो हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट होगा, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस यहां पर हो जाएगा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब ये भी बता देते एक बार, ठीक है। ये देखो ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने जो सेल कर दिया, ठीक है, और जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है, हम लोगों ने जो सेल किया और जो हम लोग के पास सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम लोगों ने गुड्स बेच दिया और जो हम लोग के पास अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ये टोटल का जो बेचा वो कहां से बेचा होगा, शायद परचेस किया है वहां से, ठीक है। जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है मान लेते हैं जो परचेस किया है वहीं से पड़ा हुआ है, और परचेस से लेस करने के बाद भी अगर कोई वैल्यू बचता है तो ही होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जैसे देखो हम लोग के पास मान लो हम लोगों ने 100 यूनिट बेचा है, हम यूनिट से बताते हैं, ठीक है। फिर और उसके बाद भी हम लोग के पास 80 यूनिट अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने परचेस किया था सपोज यहाँ पर 150, ठीक है, 150 यूनिट परचेस किया था। तो देखो अगर हम लोग के पास 180 यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, ये सेल किया और ये हम लोग के पास अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तो खरीदा था 150 यूनिट, तो एक्स्ट्रा कहां से आया, जरूर ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसका डिफरेंस ही हमें क्या बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे लास्ट दिन जैसे किए थे, ये देखो ये वाला कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मेट बनाएंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों कॉलम रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल दोनों चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। हम लोग 31 मार्च 2020 का जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ का। तो ये क्लोजिंग तो ये ओपनिंग हो जाएगा, उस बेसिस पे कर सकते हैं। तो कॉलम बना लेते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नॉर्मल एबनॉर्मल। जब भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों रहेगा ना तो हमें बना लेना चाहिए अलग अलग कॉलम ताकि हमें लिखने में आसानी हो। अब यहाँ पर ना एबनॉर्मल दो तरीके का है, एक है फ्लड वाला और एक जिसका सेल वैल्यू हम लोगों ने कम कर दिया, एक है स्लो मूविंग आइटम और एक है डिफेक्टिव, फ्लड के वजह से जो डिफेक्टिव जिसका वैल्यू कम हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अच्छा, तो सबसे पहले हमें कौन सा स्टॉक का वैल्यू लिखना चाहिए। देखो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डेटा के हिसाब से हम लोग ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस कर सकते हैं या सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक ही लिखेंगे। अगर ये मेरा ओपनिंग डेट है तो इसके हिसाब से क्लोजिंग, क्योंकि इसको एक छोटा सा फाइनल अकाउंट की तरह मान लो कि इसका स्टार्टिंग ये है एंडिंग ये है, तो हमें स्टार्टिंग ढूंढना है, ठीक है, यानी ओपनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है 10 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक था ये 16,75,000, ठीक है। इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों आइटम इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल। इसको ना क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली लैंग्वेज हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, ये मिडिल में इसका कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि ये एक तरीका है, इसको फॉलो करेंगे तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट कर सकेंगे ना, इसको अगर हम लोग ओपनिंग मान लेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जगह तुम लोग लिख सकते हो कि 10 अप्रैल का स्टॉक। 10 अप्रैल का स्टॉक कितना था, ये डेटा मैंने क्वेश्चन से ही लिया है 16,75,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल में, ठीक है।
16,75,000। मैंने टोटल में इसीलिए लिखा क्योंकि एबनॉर्मल और नॉर्मल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पर स्लो मूविंग आइटम कितना है 11,250 का, ठीक है। स्लो मूविंग आइटम 11,250 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें इंक्लूडेड है। और जो फ्लड से डिफेक्ट हुआ है वो 15,500 पे इंक्लूडेड है, ठीक है। 15,500 है इसका कॉस्ट। ये देखो ये कॉस्ट पे है और ये दोनों भी इसका कॉस्ट वैल्यू लिखा है। एबनॉर्मल आइटम दो तरह का है, स्लो मूविंग और डिफेक्टिव, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में हमें बताया था, देखो दोनों ही इंक्लूडेड है। ये देखो यहाँ पर बोला था कि टिल द डेट कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा यहाँ पर कहाँ बोला था, ये रहा। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड, मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि इसमें एक स्लो मूविंग आइटम 11,250 का इंक्लूडेड है। तो ये तो हमें टोटल कॉस्ट बताया है, तो इसमें कितना इंक्लूडेड है 11,250। और ये 15,500 का क्या बोला था, देखो ये डिलीवरी टाइम पे नहीं हुआ, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया और उसके बदले हम इन्होंने क्या डिसाइड किया, द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 1250। इसका वैल्यू 1250 लिया गया 31 मार्च को। तो जब 31 मार्च को इसका वैल्यू 12,500 लिया गया है, अब बोल रहा है ये एक्चुअली 31 नहीं, ये 10th अप्रैल होगा, ठीक है। तो इस दिन ये जो है इसका वैल्यू जो है लिया गया है 12,500 और हमें 31 मार्च का यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये 12,500 में इसमें इंक्लूडेड है। तो दो डिफेक्टिव आइटम हम लोगों ने यहाँ से एक्सक्लूड करके नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें डिफेक्टिव पता चल गया तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे नॉर्मल कितना है। तो -11,250 -15,500, 16,48,250। यहाँ पर लिखेंगे 16,48,250। ये हम लोग का हो गया नॉर्मल स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल स्टॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल में भी दो पार्ट है। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे COGS, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालना है जो गुड्स बिक गया है। तो जो गुड्स बिकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। और हमेशा नेट सेल लेना चाहिए। तो सेल कितना हुआ है, देखो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है 68,750, लेकिन उसमें रिटर्न भी है 3,000। तो 68,750 से 3,000 लेस करेंगे, क्योंकि जो रिटर्न हो गया है वो तो सेल नहीं मानेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, इसीलिए नेट रिटर्न नेट परचेज ऐसे ही लेना है। बेसिकली हमें ट्रेडिंग वाला ही तो कैलकुलेट करना है, ट्रेडिंग में जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है वही कैलकुलेट करना है। तो अगर सेल्स रिटर्न होता है तो हम लोग लेस तो करते हैं, तो यहाँ भी लेस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ रहा है 65,750, ठीक है। अच्छा अब हमें कॉस्ट चाहिए, ये क्या निकला है, ये सेल्स वैल्यू निकला है। कॉस्ट के लिए क्या लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, सेल पे दिया नहीं था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1/4 ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो सेल वैल्यू पे 1/4 होगा। तो निकालो यहाँ पर 65,750 पे 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16,438 कर लेते हैं, तो हम लोग को कॉस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करते 65,750 माइनस 16,438, ठीक है। तो ये आ रहा है 49,312। अच्छा 49,312 आ रहा है, हमें कहाँ लिखना चाहिए, नॉर्मल या एबनॉर्मल में। ऑब्वियसली नॉर्मल में, क्योंकि ये नॉर्मल सेल था। एबनॉर्मल सेल तो हमें पता है कितने का हुआ है, ये देखो ये सेल इतने में होगा और ये डिफेक्टिव आइटम वाला इतने में होगा, ठीक है। और उसका प्रॉफिट या लॉस है वो भी हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये नॉर्मल सेल का बात हो रहा है, तो नॉर्मल सेल है तो इसका मतलब जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कॉलम में जाएगा 49,312। यहाँ पर लिखेंगे 49,312, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है 11,250, इसको हम लोगों ने कितना वैल्यू लिया है, 11,250 का हम लोगों ने वैल्यू लिया है सेल वैल्यू 5250, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट देखो ये एक्चुअली इतने का है लेकिन बिका है इतने में 5250 में, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों ने 6,000 से कम कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है सेल होने पे, वैसे ही इस आइटम पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लॉस। तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा 6,000 का, राइट ऑफ किया है देखो 6,000 का, और यहाँ पर 3,000 का राइट ऑफ किया है, तो 3,000 लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3,000 लेस कर देंगे। तो इसका इम्पैक्ट कैसे देंगे हम लोग, ऐसे दे सकते हैं, देखो ये एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग
प्रॉफिट कॉलम में लिख देते हैं, ये प्रॉफिट है इसीलिए ऐसे डैश देके 49,312 लिख देते हैं, और ये ऊपर मैंने एक लाइन जगह रखा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो सीओजीएस है वो डिफेक्टिव आइटम का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड किया है मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लिख देते हैं नॉर्मल आइटम का कैलकुलेट किया, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर लिख देते हैं एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, एबनॉर्मल आइटम का, तो एबनॉर्मल आइटम का कैसे निकालेंगे, कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है, जैसे यहाँ पर सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ सेल तो कम में हो रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट माइनस रिटर्न ऑफ वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट माइनस रिटर्न ऑफ वैल्यू, तो ये तो कॉस्ट है, राइट ऑफ वैल्यू कितना है, इसका 6,000 है और इसका 3,000, ये देखिए। ठीक है, वहां लिखने की जगह हम लोग ऐसे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोगों ने किसका निकाला है, क्योंकि देखो दोनों एबनॉर्मल आइटम जो है यहाँ पर बोला है ना सेल हुआ है, तो ये देखो 6,000 इसका वैल्यू कम किया गया है, क्वेश्चन में बताया मैंने, यहाँ पर देखो दोनों को मतलब बैलेंस करके माइनस करके निकाला, 11,2,550 का वैल्यू 5250 हो जाएगा, और 12,500 में बिकेगा 15,500 का। ठीक है, तो ये दोनों माइनस हो गया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में हम लोग लिख लेंगे 9,000 राइट ऑफ वैल्यू, और ये हम लोग का यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, टोटल स्टॉक अवेलेबल, हम लोग के पास कितने स्टॉक अवेलेबल थे, तो ऐड करो, प्लस 1648 250, 1697 562, ये माइनस करने से आ जाएगा 5250। ठीक है, और ये माइनस करने से आ जाएगा 12,500, और यहाँ पर 16,75,000 माइनस 9,000 प्लस 49312, 17 15 312। तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोग के पास कितना स्टॉक था सेल करने के लिए अवेलेबल। अब परचेज निकालना है, तो सॉरी ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे परचेज, और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है, तो परचेज था 90,000, इसमें से लेस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 90,000 पे हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% का मिला है, तो 9,000 लेस करना पड़ेगा, तो लेस करने से आ जाएगा 81,000। अच्छा 81,000, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी था नहीं, तो ये पूरा नॉर्मल कॉलम में ही चला जाएगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस होगा तभी तो जाके हम लोग को मिलेगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ये इधर भी माइनस कर देंगे, माइनस करने से हमें स्टॉक मिल जाएगा, कितना है माइनस 81,000, 16,34,312, 16,97,562 माइनस 81,000, 16,16,562, और ये आ गया 5250 और 12,500, तो ये लिखेंगे स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, इतने तारीख का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। हम फिर से एक बार बता देते, देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया तो हम लोग के पास ये स्टॉक था, अब ये स्टॉक में दो एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड था। ठीक है, एक था फ्लड की वजह से एबनॉर्मल हुआ, डिफेक्टिव नाम दिया है, एक स्लो मूविंग आइटम था, तो एक्चुअली इनका कॉस्ट इतना इतना था, तो ये क्वेश्चन में गिवन था, अगर इसमें इतना और इतना एबनॉर्मल है तो ये दोनों को ऐड करके इससे लेस किया तो नॉर्मल पता चल गया। ठीक है, अब एबनॉर्मल आइटम जो है उसको कितने से राइट ऑफ किया गया है, इसको 6,000 से कम कर दिया गया है, इसका कॉस्ट निकाला है हम लोगों ने, एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट निकाला है, तो इसका कॉस्ट कितने से कम कर दिया गया है, 6,000 से कम कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा और इसका 2,000 से, ऐसा क्वेश्चन 3,000 से, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया है, मतलब डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन सेल वैल्यू कितना होगा वो बता दिया, तो दोनों का डिफरेंस से हमें पता चल गया, तो 9,000 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पर हम लोगों ने जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, वो तो जरूरी है ना, जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा
क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस, तो प्लस सीओजीएस ही कर रहे हैं हम लोग। फिर लेस परचेज, तो परचेज तो आसान है, यहाँ पर बोला था ट्रेड डिस्काउंट इसमें इंक्लूडेड था, उसको एक्सक्लूड कर दिया हम लोगों ने, देख लिया कि कितना हम लोग का परचेज हो रहा है। और यहाँ पर देखो सेल वैल्यू से रिटर्न लेस किया, नेट सेल हमेशा लेना पड़ता है, वहां से प्रॉफिट लेस करने से हमें मिल गया सीओजीएस ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, जो कि नॉर्मल आइटम था, और जो एबनॉर्मल था उसका कॉस्ट जो है 6000 और 3000 से कम कर दिया गया। यानी जब वो स्टॉक कैलकुलेशन हुआ है तो उसको अगर हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं, मतलब उसको सही कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम लोग का ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये जो स्टॉक है इसका हम लोग का वैल्यू जो है वो इतना नॉर्मल, ये और ये एबनॉर्मल वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये एनआरवी निकल के आ गया। ठीक है, ये एनआरवी निकल के आ गया। या फिर इसको तुम लोग डायरेक्टली ये कॉस्ट ऑफ ऐसा नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये सेल डायरेक्टली तो बोला नहीं है, ऐसे कर दो इसको, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको लिखो ऐसे, राइट ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम को कितने से कम किया गया है, तो ये क्या निकल के आया, ये एनआरवी निकल के आया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इतने से इंक्लूड करना चाहिए, तो वो स्टॉक में इतने से इंक्लूडेड होगा। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दो तो ही हो जाएगा। बोला था कि शुड बी सेल, ये सेल हो गया ऐसा नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो जो बिक गया वो लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये जितने से इसमें इंक्लूडेड होगा उतना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों ने कम कर दिया है और परचेज लेस कर दिया, तो इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया 10th नंबर वाला। ठीक है, इसके बाद देखो फीफो लिफो तो मैंने बोला है लास्ट में करवाएंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर और भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये देखो इसमें क्या बोला है, एक्स who was closing his book on 31st March 2020 failed to take the actual stock which he did only on April 9, 2020 when it was ascertained by him to be worth 2,50,000। बोल रहा है एक्स जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करता है, 31st March 2020 को। ठीक है, बोल रहा है फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक, उसने एक्चुअल स्टॉक जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाया है। ठीक है, विच ही डिड ओनली ऑन 9th अप्रैल, वो 31st मार्च की जगह 9th अप्रैल स्टॉक का कैलकुलेशन किया है और वो वैल्यू निकल के आया है 2,50,000। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो ये कैसे देखने में होगा, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 9th अप्रैल को वैल्यूएशन किया है, उस दिन वैल्यू दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक का 2,50,000, लेकिन ये वैल्यू करना चाहिए था कब इनको, ये वैल्यू करना चाहिए था इनको 31st मार्च को। हम यहाँ पर लिखते हैं, आगे एक पॉइंट चाहिए होगा, इसीलिए 31st मार्च 2020 को वैल्यूएशन करना चाहिए, जबकि यहाँ की है वैल्यू आया 2,50,000, यही बोला है फर्स्ट पैरा में। सेकंड में बोला है इट वाज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, बोल रहे ये पता चला है कि सेल्स बुक में एंटर तब होता है ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ट्स इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। क्या बोल रहा है, सेल्स तभी रिकॉर्ड होगा, सेल्स कब रिकॉर्ड होगा, इस बात का रूल्स बताए इस ऑर्गेनाइजेशन का। बोल रहा है कि जब गुड्स डिस्पैच होंगे, ठीक है, मतलब जब डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट आउट हो जाएगा तभी जाके सेल्स रिकॉर्ड होगा। मतलब अगर इनवॉइस रेज होने से सेल रिकॉर्ड होगा ऐसा बात नहीं है, जब फिजिकली प्रोडक्ट डिस्पैच होगा तभी सेल रिकॉर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ट का मतलब सेल्स रिटर्न, ये भी रिटर्न बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगा जब ये फिजिकली हमें रिटर्न बैक मिलेगा। ठीक है, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव, लेकिन परचेज का ऐसा नहीं है, परचेज बोल रहे हैं इनवॉइस रिसीव होने से परचेज रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मान लो सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट खरीदा गया, सप्लायर ने बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दिया, अभी तक स्टॉक फिजिकली नहीं आया है लेकिन ये लोग परचेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो परचेज कैसे रिकॉर्ड होता है, इस क्वेश्चन में देखो परचेज रिकॉर्ड होता है इनवॉइस बेसिस पे। ठीक है, इनवॉइस मिलने से ही परचेज रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन सेल्स कैसे रिकॉर्ड होता है, सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न, ये कैसे रिकॉर्ड होता है, ये तभी रिकॉर्ड होता है जब फिजिकली आके पहुंचता है,
फिजिकली स्टॉक हम लोग डिलीवरी कर देते हैं या फिजिकली स्टॉक रिटर्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस सेल्स इनवॉइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब सेल का हम लोगों ने बिल बना लिया तो सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं, अगर कस्टमर के पास डिलीवरी के लिए निकल गया तभी सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सेकेंड पॉइंट हमें इतना ही बता रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा। परचेज कैसे रिकॉर्ड होता है? परचेज रिकॉर्ड होता है इनवॉइस बेसिस पे, इनवॉइस रेज जब भी होता है तब, ठीक है। और सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न, ये कैसे रिकॉर्ड होता है? ये रिकॉर्ड होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। फिजिकली स्टॉक का क्या कंडीशन है उस पे, अगर फिजिकली स्टॉक आउट फॉर डिलीवरी हो गया है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और रिटर्न में भी फिजिकली स्टॉक आ पहुंचा है तभी रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न। फिर नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है? इट वाज found that sales between 31st March and 9th April are as per the sales day book are 17,200। बोल रहा है कि 31st मार्च से 9th अप्रैल तक सेल्स जो है, यहां से लेके यहां तक सेल्स जो है वो दिख रहा है 17,200 पे। अच्छा, फिर बोल रहा है परचेज बिटवीन, इसी डेट पे बोल रहा है एज पर परचेज डे बुक्स 1200 आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग 500 वेयर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन। अच्छा, तो परचेज कितना बोला है? 1200। देखो इसमें क्या पॉइंट बोल रहा है, परचेज तो 1200 का किए हैं, लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, बोल रहा है कि आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग 500, इसमें से 500 का स्टॉक ऐसा है वेयर नॉट रिसीव, मतलब फिजिकली अभी तक नहीं पहुंचा है, अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, स्टॉक टेकन के बाद भी ये स्टॉक हमारे पास अभी तक आके नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये वाला इसमें ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पर 500 क्या है? स्टील इन ट्रांजिट बोल सकते हैं। 500 जो है वो स्टील इन ट्रांजिट बोल सकते हैं। क्यों? समझो बात को, क्योंकि ये परचेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? परचेस बुक में परचेस को रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस के हिसाब से। तो इनवॉइस 1200 का रेज हुआ है तो इन्होंने परचेस बोल के परचेस टू क्रेडिटर 1200 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि 500 का फिजिकली अभी तक स्टॉक आके नहीं पहुंचा है, यही बोल रहा है 500 वेर नॉट रिसीव, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, मतलब स्टॉक का कैलकुलेशन जब किए तब देखे कि 500 रुपीज का स्टॉक अभी तक नहीं पहुंचा है, मतलब ये स्टील इन ट्रांजिट है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम इसीलिए हुआ है क्योंकि ये लोग परचेस जो है वो इनवॉइस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल 2020 अमाउंटेड टू 1000। बोल रहा है कि एक गुड्स परचेस किया गया था मार्च के महीने में जिसका इनवॉइस रेज हुआ है, बोल रहा है बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल। अच्छा, मार्च में परचेस हुआ बट रिसीव्ड हुआ है 4th अप्रैल 2020 को, तो हम यहाँ पर एक 4th अप्रैल 2020 बना लेते हैं, यहाँ पर 4th अप्रैल 2020, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है? स्टॉक रिसीव हुआ है, ठीक है। कितने का? 1000 का। यहाँ पर लिखते हैं फिजिकली रिसीव्ड, फिजिकली रिसीव्ड 1000, ठीक है। यहाँ पर फिजिकली 1000 रुपीज का स्टॉक रिसीव हुआ है, लेकिन इसका इनवॉइस रेज कब हुआ था? मार्च में। तो मार्च मतलब ये मार्च है, ठीक है। सपोज अगर ये 1 मार्च होता तो ये मार्च का मंथ है। यहाँ पर क्या रेज हुआ है? इनवॉइस, इनवॉइस रेज हुआ है किसका? परचेज। अब बोल रहा है लेकिन फिजिकली स्टॉक यहाँ पर आके पहुंचा था, ठीक है। फिजिकली इस डेट पे आके पहुंचा था, इनवॉइस रेज हो गया तो रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन फिजिकली स्टॉक कब आके पहुंचा है? 4th अप्रैल को। अच्छा, फिर बोल रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। तो इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पे होगा? ऑब्वियसली सेल वैल्यू पे। तो ये यहाँ दिया है तो पॉइंट क्या हुआ? हमें तो पता है प्रॉफिट हम लोग किस चीज पे कैलकुलेट करेंगे? जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट, तो जीपी बोल रहा है 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। फिर से वही कॉस्ट बोला है, हमें सेल पे निकालना चाहिए, और ये देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, सेम डेटा दिया हुआ है तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। तो यहाँ से ही देख के लिख लेते हैं 1/4 ऑन सेल, दैट इज 1/4 ऑन सेल। ये इनका प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग को क्या बोल रहा है, एसर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। यहाँ पर बोला है फिजिकल स्टॉक का वैल्यूएशन निकालो 31 मार्च 2020 को, मतलब ये जो डेट है यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके देना है। क्या कैलकुलेट करके देना है? फिजिकल स्टॉक कितना है। अच्छा, ये फिजिकल स्टॉक क्या होता है? फिजिकल स्टॉक का मतलब है
जो स्टॉक हम लोग के पास गोडाउन में दिख रहा है, ठीक है, मतलब इनवॉइस रेस से कोई मतलब नहीं है, अगर हमें स्टॉक गोडाउन पे दिख रहा है तो ही हम लोग उसे स्टॉक मानेंगे, यानी फिजिकली हम लोग के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है इस डेट पे वो हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डेट पे कैलकुलेट करना है। अगेन हम लोग इसको इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, यहां से यहां तक का डेटा जो है इसको फॉलो करेंगे। तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक और ये हम लोग ओपनिंग स्टॉक मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डेट का कैलकुलेट करने का मतलब है हम लोग इसको ओपनिंग स्टॉक मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, जो स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया उसको हमें ऐड करना पड़ेगा और जितना परचेस किया था उसको लेस करना पड़ेगा। देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, ये ओपनिंग हो गया ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग के पास यहाँ पर इतना स्टॉक है, पूछ रहा है इस डेट पे कितना स्टॉक रहा होगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मली सोच के देखो, जो सेल कर दिया उससे तो ये कम हो गया होगा, इसीलिए वो ऐड करना पड़ेगा। जो परचेस किया है उससे ये स्टॉक बढ़ गया होगा तो उसको लेस कर देना पड़ेगा, तभी तो जाके यहाँ का स्टॉक पता चलेगा। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसको लगाने से भी हमारा सेम कंसेप्ट ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020, ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक एज ऑन ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ ना फॉर्मेट पूरा बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई एबनॉर्मल आइटम था नहीं, जब एबनॉर्मल होता है तो कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2020, ये हम लोग के पास गिवन है, कितना दिया है 2,50,000। और ये हम लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज देखो बीच में इतने सारे जो है ट्रांजैक्शन हुए, अगर फॉर्मूला छोड़ो अगर लॉजिकली सोचो तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक क्या क्या ट्रांजैक्शन है, कुछ स्टॉक परचेस हुआ है कुछ स्टॉक सेल हुआ है। तो जो सेल हुआ है उसके वजह से ये कम दिख रहा है तो उसको ऐड करेंगे तभी हम लोग यहाँ पर पहुंच पाएंगे, और जो परचेस हुआ है उसके वजह से ये ज्यादा दिख रहा है तो उतने से लेस कर देंगे, मतलब परचेस लेस होगा, सेल्स ऐड होगा, लेकिन सेल्स ऐड नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड होगा, बिकॉज ये कॉस्ट वैल्यू है, परचेस भी कॉस्ट वैल्यू है, तो सेल में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है तो उससे प्रॉफिट लेस करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसीलिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे पता करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, सेल से प्रॉफिट हटा के, ठीक है। तो सेल्स कितना हुआ है, ये देखो 17,200, उससे प्रॉफिट को लेस कर दो, प्रॉफिट कितना होगा 1/4, बताया है 1/4, तो 1/4 का मतलब हो जाएगा इतना 4,300। तो इसका मतलब कॉस्ट हो गया 12,900, माइनस करके देख लो। तो ये प्लस ये अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, देखो 2,62,900, ये क्या निकल के आया, टोटल स्टॉक अवेलेबल, इतना स्टॉक अवेलेबल रहा होगा, ठीक है, इतना स्टॉक अवेलेबल रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, सेल को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें यहां पहुंचना है। तो इस बीच में सेल हुआ है, सेल से स्टॉक रिड्यूस हुआ है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। और परचेस से स्टॉक बढ़ गया है तो परचेस को लेस कर देंगे, तो यहां पर लेस करेंगे परचेस। परचेस कितने का हुआ है, 1,200 का हुआ है, और इसमें जो है स्टील इन ट्रांजिट कितना है 500। अब ये क्यों लेस कर रहे, क्योंकि हमें बोला है फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करो, तो जो ट्रांजिट में है वो तो फिजिकली गोडाउन में है नहीं, तो इसका मतलब जो गोडाउन में है उतने से ही हमारा ये स्टॉक दिख रहा होगा, तो हम लोगों को उतने से ही माइनस करना चाहिए, मतलब 1,200 माइनस करने से क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली माइनस हो जाएगा, हम लोग को कितने से परचेस को लेस करना चाहिए 1,200, और यहां पर कर देंगे स्टील इन ट्रांजिट, स्टील इन ट्रांजिट। देखो ये नॉर्मली माइनस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें फिजिकल स्टॉक अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तभी हम लोग माइनस करेंगे ना, अदरवाइज नहीं करेंगे, मेरा बात समझो। यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस डेट पे हमारे पास कितना स्टॉक है, लेकिन उसको फिजिकली काउंट करना है, तो जो स्टील इन ट्रांजिट है वो तो हमारे गोडाउन में दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब हम लोग परचेस 1,200 क्यों माने, फिजिकली कितना परचेस है, तो फिजिकली परचेस है हम लोग का 700, तो वही मानना पड़ेगा, उतने से ही ये स्टॉक इंक्रीज हो रखा है तो उतने से हमें इसको कर देना है लेस, ठीक है। तो हम लोगों ने लेस कर दिया, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पर हम लोग के पास मार्च में एक हम लोगों ने परचेस किया था, जो स्टॉक आ पहुंचा है 4 अप्रैल को, ठीक है। अब ये वाला स्टॉक बोल रहा है कब आ पहुंचा है, 4 अप्रैल को पहुंचा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर
लेस, ठीक है। लेस क्यों करेंगे, देखो वैसे भी परचेस तो लेस ही होना है, मेरा बात समझो। हम लोग को क्या करना है, परचेस से हमारा स्टॉक तो बढ़ा हुआ है, हम लोग को यहाँ का स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो इसमें अगर ये स्टॉक कैलकुलेट करना है तो ये स्टॉक जिस वजह से भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर जिस वजह से कम हुआ है उतने से ऐड करो, जिस वजह से लेस हुआ है उतने से हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जितने से कम हो गया है, लाइक सेल करने से कम हो गया है तो सेल ऐड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स या सीओजीएस। और परचेस करने से बढ़ गया है तो परचेस को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग परचेस को लेस करेंगे, तो ये देखो फिजिकली हम लोगों के पास 1000 का स्टॉक अवेलेबल होगा, वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स इनवॉइस्ड ऑन 31st March 2020 but received on 4th of April 2020 1000, ठीक है। तो ये सब माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस होने से 1700 माइनस होने से आ जाएगा 2,61,200। ये हो गया स्टॉक एज ऑन 31st of March 2020, ठीक है। तो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेज होना चाहिए। देखो मैंने वही किया है, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि इस डेट के हिसाब से ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज एक्चुअली ये डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग स्टॉक तो ये डेट है, लेकिन ड्रॉ के हिसाब से हम लोग इसे क्लोजिंग और यहाँ ओपनिंग मान के रिवर्सली कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसमें सीओजीएस ऐड करना है, देखो कर दिया, तो क्या मिलेगा, स्टॉक अवेलेबल जितना था माइनस परचेस करते हैं, तो स्टॉक अवेलेबल कहां से आता है, परचेस करने से आता है, लेकिन दोनों में अगर डिफरेंस दिखता है तो वही ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये देखो परचेस लेस करना है, तो मैंने परचेस हर जगह पे लेस किया, लेकिन यहाँ 500 परचेस 1200 की जगह हम लोगों ने 700 लेस किया, क्योंकि हमें फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ये स्टील इन ट्रांजिट है, तो परचेस को हमें कम करके दिखाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये 500 लेस करके 700 किया। अगर ये फिजिकल स्टॉक कैलकुलेशन नहीं होता तो ये 500 के जगह डायरेक्टली 1200 ही हमें लेस करना पड़ता, ठीक है। और गुड्स जो हम लोगों ने इनवॉइस रेज किया था 31st मार्च को, वो आके पहुंचा है यहाँ पर, फिजिकली आके पहुंचा है 4th अप्रैल को, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक में, तो वो भी हमें लेस करना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा कि यहाँ का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अगर फिजिकल स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा तो अगर कोई इन ट्रांजिट वगैरह है वो तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग information ascertain the value of the stock as on 31st March 2020। हमें 31st March 2020 का स्टॉक का वैल्यूएशन कैलकुलेट करके देना है। बोल रहा है 1/4/19 को वैल्यू है इतना, परचेज हुआ है 1/4/19 से लेके 31st मार्च तक इतना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ है इतना, सेल हुआ है इतना। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2019 a sum of 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 lakh। बोल रहे ओरिजिनली एक स्टॉक 2 लाख से खरीदा था, बट उसे 60,000 से राइट ऑफ मतलब कम कर दिया गया है, यानी उसका वैल्यू 1,40,000 किया गया है और उसे सेल कर दिया गया है 1,60,000 में। ऐसा क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टिव आइटम होगा, मतलब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल केस है। बट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 25%। लेकिन ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन बोला है वहां जो सेल है उस पे प्रॉफिट हो रहा है 25% ऑन कॉस्ट। हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, 31st March 2020 का स्टॉक का वैल्यूएशन करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं तो देखो कैसा होगा। 1/4/2019 का स्टॉक का वैल्यूएशन दे रखा है 7 लाख, ठीक है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब 7 लाख, मैंने एल लिख दिया लाख के लिए। परचेस हुआ है इस पूरे पीरियड में 34,60,000, परचेस हुआ है इस पूरे पीरियड में 34,60,000, ठीक है। और सेल्स कितना हुआ है, सेल्स हुआ है 52,20,000, 52,20,000। और इस सेल पे प्रॉफिट कितना है, इस सेल पे जो प्रॉफिट है वो हमें बता रखा है 25%,
25% ऑन कॉस्ट बता रखा है। अगर ये 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 25 का मतलब 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 ऑन अगर कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा, प्रॉफिट 1 रुपीज और सेल वैल्यू हो जाएगा 5, तो इतना सेल पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/5 ऑन सेल, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब वो ये लोग मैन्युफैक्चरर होंगे। देखो दो तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, या तो मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं हम लोग, या तो ट्रेडर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर बोला है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 7 लाख, ठीक है, 7 लाख बोला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने का जो भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो परचेज यहाँ पर जो है ये स्टॉक परचेज नहीं होगा, ये रॉ मटेरियल परचेज होगा। इतने का रॉ मटेरियल परचेज किया, इतना खर्चा करके उसको फिनिश गुड्स बना लिया, तो ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है सेल्स 52,20,000 हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब बोल रहे हैं जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ 31 मार्च 2019 में, यही तो हमें कैलकुलेट करके देना है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। लेकिन एक चीज बता रहा है, जब वैल्यू किया गया 31 मार्च 2000, अच्छा 31 मार्च 2019 का बात हो रहा है ये, लेकिन 31 मार्च 2020 होगा जो हमें कैलकुलेट करने बोला है। यहाँ पर 31 मार्च 2019 का मतलब 1 अप्रैल 2019 हम लोग बोल ही सकते हैं। 31 मार्च का मतलब ही 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2019 का मतलब बोल रहा है इस दिन जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो एक हमें एबनॉर्मल आइटम मिला है जिसका कॉस्ट है 2 लाख, लेकिन उसे 60,000 से कम कर दिया गया है। तो इसमें इसमें एक एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। अब एबनॉर्मल आइटम इसमें कितने से इंक्लूडेड है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बोल रहे ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, उसको 60,000 से कम कर दिया गया है, मतलब उसका कॉस्ट कितना डिसाइड किया गया है 1,40,000। ये देखो एबनॉर्मल आइटम का जो कॉस्ट है वो है 2 लाख, ठीक है। और जो एनआरबी निकल के आया मार्केट में कितने में ये बिक सकता है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल स्टॉक है तो ये 2 लाख पे प्रॉफिट लगा के तो बिक नहीं सकता है। उल्टे का इसका वैल्यू 60,000 से कम कर दिया गया, यानी इसको लगाया गया है कितना 1,60,000, इसका वैल्यू लिया गया है 1,60,000। और सॉरी 1,60,000 का कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 इसका कॉस्ट लगाया गया है, और ये सेल हुआ, ये कॉस्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉस्ट को राइट ऑफ कर दिया गया है, ओरिजिनल ये है ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन इसका भी कॉस्ट इतना कर दिया गया है वैल्यू को राइट ऑफ करके, और ये सेल होगा, सोल्ड हो गया है, सोल्ड बोल रहा है मतलब सेल हो गया है 1,60,000 में, और ये सेल हुआ है कितने में 1,60,000 में, ठीक है। ये आइटम सेल हुआ है, कब सेल होगा, काउंटिंग तो यहाँ हुआ है तो यानी ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ है, हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 20 का, मतलब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल और यहाँ पर टोटल। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, देखो उसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था और मैंने समझाया भी, तब भी समझाया था, आज भी एक बार स्टार्टिंग में मैंने बताया। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, ट्रेडिंग याद करो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस, क्योंकि सेल से हम लोग जीपी लेस करेंगे तब ना पता चलेगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज का जो है लेस सीओजीएस करेंगे तब क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो सबसे पहले लिखना चाहिए हम लोग को ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग जैसे होता है बस स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना है और कुछ नहीं। पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक पहले टोटल कॉलम में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना है 7 लाख का है तो हम पहले टोटल कॉलम में लिखते हैं। अब ये 7 लाख में कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल कितने से इंक्लूडेड है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एबनॉर्मल आइटम सेल 1,60,000 में हुआ था तो वो तो लिखना नहीं है, 7 लाख का जो स्टॉक वैल्यूएशन किया गया तो वहां एक एबनॉर्मल आइटम मिला जिसका ओरिजिनल कॉस्ट तो था 2 लाख, लेकिन उसे 60,000 कम करके 1,40,000 में लिया गया था। तो कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट जो लोअर होता है उसी में वैल्यू किया जाता है, AS2 में बताया जाता है। ये भी मैंने स्टार्टिंग जो इसके पहले जो क्लास हुआ था, मतलब ये तो सेकंड क्लास ही है तो वहां भी बताया था, और शायद मैंने तुम लोग को दूसरे किसी चैप्टर में भी बताया होगा इसके बारे में, AS2 यानी
हमें क्या करना है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर में हमें लेना चाहिए। तो वैसे देखो इसका कॉस्ट अभी इतना है और एनआरवी इतना है, यही लोअर वैल्यू आ रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 2 लाख अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 लाख इसका वैल्यूएशन रहा नहीं, इसका वैल्यूएशन 1,40,000 कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है, मतलब इसमें कितना वैल्यू इंक्लूडेड है, 2 लाख है कि 1,40,000, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में बता दिया है जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तभी 60,000 राइट ऑफ कर दिया गया है। मतलब जो 7 लाख टोटल किया गया ना, तो 60,000 राइट ऑफ करके किया गया है, मतलब एबनॉर्मल आइटम 1,40,000 इसमें इंक्लूडेड होगा। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, माइनस करके देख लो, 5,60,000, इसमें से इसको माइनस करो 5,60,000। ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे परचेज। तो परचेज कितने का है, परचेज है 34,60,000, इसमें कोई एबनॉर्मल है नहीं, एबनॉर्मलिटीज इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने नॉर्मल में 34,60,000। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इसमें हमारा कोई एबनॉर्मल आइटम आया, ओपनिंग स्टॉक में ही आया है, ऐसा ही बोला है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7 लाख, तो ये भी ऐड होगा, क्योंकि मैंने बोला ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख टोटल में लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा नॉर्मल है, इसमें कुछ एबनॉर्मल पार्ट है ही नहीं। ये ऐड करने से पता चलेगा टोटल कितना स्टॉक है हम लोग के पास, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, हम लोग के पास जितना क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है, जितना परचेज किया है, वही हम लोग का अवेलेबल फॉर सेल होगा। इसको ऐड करते हैं, देखते कितना होगा, 7 7 14 14 और 34, मतलब ये हो गया 48,60,000, ये 1,40,000, और ये हो जाएगा 7 और 5 12, 46 लाख 47 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 60 1,20,000 है, तो 47,20,000 ये आ रहा है स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से जितना सेल हो गया वो लेस करने से पता चलेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो सेल्स को लेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये तो कॉस्ट में है। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू, ये कॉस्ट में है, क्योंकि परचेस कॉस्ट में ही होता है, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी कॉस्ट में होता है। सेल है 52,20,000, जिसमें से प्रॉफिट 25% हटाना पड़ेगा, तो सेल्स लिख दिया मैंने 52,20,000, इसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग को क्या लेस करना है, बेसिकली सीओजीएस को लेस करना है, सीओजीएस को हमें लेस करना है। तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 1/4 है, चेक करते हैं, हाँ 1/5, सॉरी 1/5 है, प्रॉफिट 1/5 है, तो 52,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,44 आ गया, गलत हुआ है शायद, 52 लाख। ओ अच्छा, हाँ, यहाँ पर और एक पॉइंट भी हमें देखना पड़ेगा, ये देखो हम यहाँ पर ना ये पूरा लिख के दिखाते हैं, ये ठीक है, सेल्स को हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल। ये देखो सेल्स हम लोग का कितना है, टोटल सेल हुआ है 52,20,000, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल सेल भी तो रहा होगा जो 1,60,000 से हुआ है, क्योंकि इस बार जो है पूरा सेल कितना है, ड्यूरिंग द ईयर का सेल बोल रहा है 52,20,000, और ये इसमें एबनॉर्मल आइटम का भी सेल है जो 1,60,000 में सेल हुआ है। तो टोटल सेल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके 52,20,000। एक काम करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सेल 52,20,000। अच्छा, इसमें एबनॉर्मल सेल है 1,60,000 का, तो यहाँ पर लिख देते हैं एबनॉर्मल सेल। तो नॉर्मल कितना होगा, इसको माइनस करने से पता चल जाएगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 51 लाख 50,60,000। चेक कर लेते हैं, 52,20,000 माइनस 1,60,000, 50,60,000, ये नॉर्मल सेल है। क्यों मैंने दोनों पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि नॉर्मल सेल में प्रॉफिट होगा 25%, मतलब 1/5 ऑन सेल, लेकिन एबनॉर्मल का प्रॉफिट ये तो हमें दिख ही रहा है, 1,40,000 का प्रोडक्ट 1,60,000 में बिका है, यानी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 20,000। तो दोनों अलग होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है तुम लोगों को कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो बेच के जो प्रॉफिट आएगा, और जो नॉर्मल प्रोडक्ट है मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है उसे बेच के सेम प्रॉफिट नहीं आता है, नॉर्मल वाले से ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, तो प्रॉफिट लेस करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 नॉर्मल आइटम के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल कितना है 50,60,000, इस पे 1/5 लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखते हैं, 10
10,12,000, ठीक है। 25% क्या बोला था, कॉस्ट बोला था कि सेल बोला था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 25% ऑन कॉस्ट बोला था, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल होगा। एक सेकेंड देख लेते हैं। 25% का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 10,12,000 नॉर्मल। और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल आइटम, प्रॉफिट जो है एबनॉर्मल आइटम पे, वो तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। कितना हो रहा है, ये हो रहा है हम लोग का 20,000, तो ये यहाँ पर लिखेंगे एबनॉर्मल आइटम पे प्रॉफिट है 20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000 टोटल कॉलम में। अच्छा, अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये पूरा सीओजीएस को टोटल कर लेंगे, फिर लेस करेंगे हम लोग। यहाँ पर सीओजीएस को निकाल लेते हैं, फिर लिख देंगे कि लेस करना है हम लोग को। तो यहाँ पर टोटल करते हैं 52,20,000 प्लस 10,12,000 प्लस 20,000। ओ माइनस होगा, सॉरी 52,20,000 माइनस 10,12,000 माइनस 20,000, 41,88,000, 1,60,000 माइनस 20,000, 1,40,000 जो सेल हुआ उसका कॉस्ट एबनॉर्मल का, ठीक है। और 50,60,000 माइनस 10,12,000, 40,48,000, 40,48,000। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकलेगा, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल से जितना सेल हो गया उसको लेस करने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। तो एबनॉर्मल तो पूरा सेल हो गया, उसमें कुछ नहीं बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर देखते हैं 47,20,000 का नॉर्मल स्टॉक अवेलेबल था, उसमें से सेल हो गया है 44,80,000 का, तो बचा हुआ है 6,72,000, 6,72,000। तो इधर भी इतना ही आना चाहिए अगर यही बचा हुआ है तो 48,60,000 माइनस 41,88,000, 6,72,000, 6,72,000। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होके आ रहा है। मतलब सिंपल, जैसे हम लोगों ने देखा था बाकी क्वेश्चन में कि हम लोग को क्या करना है, जितना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है उसमें से हम लोग इसको लेस करने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। स्टॉक जो अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, वहां से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ रहा है 6,72,000। ये देखो 6,72,000 कैलकुलेट है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल था तो मैंने एबनॉर्मल का कंसेप्ट दिखाया। तो हम फिर से एक बार बताते हैं क्या किया हम लोगों ने। हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, 7 लाख, इसमें एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड था, लेकिन कितने से इंक्लूडेड था, बोला जब स्टॉक को कैलकुलेट किया गया तो एबनॉर्मल आइटम को 60,000 राइट ऑफ करके इंक्लूड किया गया, मतलब ये 1,40,000 से इंक्लूडेड है, तो इससे इसको लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नॉर्मल कितना है। परचेज जो हुआ है वो इतना, इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल ये है। एबनॉर्मल इतना है, नॉर्मल इतना है। एबनॉर्मल आइटम कितने में सेल हुआ है, 1,60,000 में, और उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 20। तो ये देखो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 1,40,000 एबनॉर्मल आइटम के केस में, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज अलग है, 1/5 है, 1/5 करके ये निकल के आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि हम लोग के पास इतना स्टॉक था उसमें से इतना सेल हो गया, तो जो माइनस करने से रहेगा वही हम लोग के पास बचा हुआ है। एबनॉर्मल कुछ नहीं बचेगा क्योंकि एबनॉर्मल सारा का सारा सेल हो गया है, ऐसा ही क्वेश्चन में बताया। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें पीएल एडजस्टमेंट बनाना है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को भी ध्यान रखना है।
बोल रहा है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट 6 लाख दिखा रहा है आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000। 3,75,000 के क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करने के बाद, अच्छा, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा क्योंकि बुक्स को स्क्रूटिनी करने पे दिखा है कुछ ये एडजस्टमेंट, ठीक है। परचेस फॉर द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। बोल रहा है कि परचेस में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का कॉस्ट को ऐड कर दिया है, तो ये तो पूरा गलत है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हम लोग का फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट होगा। जैसे लाइट पॉइंट करवा लिया, फैन का पॉइंट करवा लिया, लाइट लगवा लिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का खर्चा कभी भी गुड्स परचेस के साथ एडेड नहीं होता है, ठीक है। वो कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो है नहीं। इसका मतलब 15,000 हम लोगों ने गलत किया है, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो ऐसे करके कुछ स्क्रूटिनी पे डिटेल्स निकल के आए। लास्ट पॉइंट क्या बोला है देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 20 एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। हम लोग को स्टॉक भी कैलकुलेट करके देना है और नेट प्रॉफिट को भी सही करके देना है। नेट प्रॉफिट तो गलत ही आया होगा क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट के खर्चे को अगर हम लोग परचेस में दिखाए होंगे या फिर इसके अलावा भी और भी जो गलती हुआ है उस वजह से हम लोग का नेट प्रॉफिट गलत दिख रहा होगा, तो नेट प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर तुम लोग को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद है तो मैंने बताया था फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर हमें ठीक करना पड़ता है तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट का यूज करते हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए, ठीक है। इसीलिए पीएल एडजस्टमेंट को ओपन करके हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले देखो हम लोग के पास जो गलत प्रॉफिट आया हुआ है वो है 6 लाख, वो नेट प्रॉफिट है, तो इधर ब्रॉट डाउन करेंगे बाई नेट प्रॉफिट बोल के 6 लाख यहाँ पर मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है। अब जो भी गलती हुआ है उसे रेक्टिफाई करते हुए जाना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का जो है वो परचेज में दिखा दिया गया है, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, देखो वर्किंग नोट यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू कैश, ठीक है, हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू कैश ये होना चाहिए 15,000 के लिख दिया, 1000 का मतलब गलत क्या किया है, गलत किया है परचेज टू कैश करके 15,000। तो सही कैसे करेंगे, तो कैश तो ठीक है, परचेज नहीं होना चाहिए, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो डेबिट नहीं हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने से, वैल्यू तो वही रहेगा, वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं है 15,000। अब इसका इंपैक्ट यहाँ पर कैसे दिखा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और परचेज। देखो परचेज ट्रेडिंग में लिखा जाता है, परचेज को टू परचेज करना है, मतलब परचेज नॉर्मली डेबिट आइटम है, उसको हम लोग को क्रेडिट करना है, मतलब परचेज को कम करना है। परचेज ज्यादा दिख रहा होगा इस वजह से, तो परचेज को कम करना है तो परचेज से लेस करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में जो परचेज होता है उससे लेस करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास यहाँ ट्रेडिंग अवेलेबल है नहीं, परचेज भी नहीं है कि हम परचेज से लेस करके दिखा दें। तो लेस इधर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसके बदले हम लोग क्या कर सकते इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लेस करने का जगह नहीं है तो क्या करेंगे, क्रेडिट होना चाहिए ना, तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, सीधा बात है। देखो अगर हम लोग परचेज रिटर्न को लेस करना है, जैसे हम रिटर्न का एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम लोग ऐसे परचेज लेस परचेज रिटर्न करते हैं। इसके जगह हम लोग बाई परचेज रिटर्न भी तो लिख सकते हैं, इंपैक्ट एक ही आएगा। जैसे मान लो 100 रुपए का परचेज हुआ है, रिटर्न करना है 20 का, तो इधर लिखने से 80 नेट परचेज और इधर 20 लेस करोगे तो भी 80 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमें उसी तरीके से सोचना है कि जो हम लोगों ने परचेज गलती से ज्यादा दिखा दिया उसको कम करना है तो परचेज से लेस करो, और लेस करने का जगह नहीं है तो जस्ट ऑपोजिट साइड पोस्ट कर दो। लेस इधर करते हैं तो यहाँ पोस्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई इलेक्ट्रिकल, मतलब नाम क्या लिखे यहाँ पर, ये देखो बाई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, रॉन्गली, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, जैसे अगर हम लोग परचेज से लेस करते तो हम लोग क्या लिखते, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रॉन्गली एडेड टू परचेज, ऐसे करके हमें लिखना पड़ता ना, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो कैसा नाम क्या देने से ठीक होगा, परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिख के समझने में आसानी होगा, ऐसे लिखो, परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड,
कितना 15,000। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है देखो, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। मतलब ओमिशन का गलती है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, उसका एंट्री होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट टू परचेस। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री होना चाहिए 40,000। अच्छा, अब गलती क्या हुआ है, गलती ये है कि ये एंट्री हुआ ही नहीं है, तो इसको सही कैसे करेंगे, इसी एंट्री को यहाँ पोस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो उसका इंपैक्ट यहाँ कैसे दिखाएं, तो देखो हमें परचेस को कम करना पड़ेगा, अगेन हमें परचेस से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के तरह हो रहा है तो हमारा स्टॉक कम होगा। अब स्टॉक कम करने का जगह नहीं है तो बाई साइड में लिखेंगे, बाई परचेस, यहाँ पर सैंपल ऐसे लिख दो, फ्री सैंपल बोल के लिख दो, ठीक है। तो 40,000 यहाँ पर आ जाएगा 40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th March बट द गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि जो इनवॉइसेस है फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 का एक स्टॉक है जो 27 मार्च को एंटर्ड हुआ है, बट गुड्स वे नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में उसे इंक्लूड नहीं किया, तो अभी इंक्लूड कर लेंगे। तो स्टॉक में कैसे इंक्लूड करेंगे, ट्रेडिंग में दिखाना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के कितना टू, कितना बोला है 2,50,000, मतलब 2.5 लाख लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका एंट्री वाई नहीं है तो रेक्टिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, ये एंट्री वन ही है तो सेम इसी एंट्री को यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में कहा लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, लेकिन हम लोग के पास तो ट्रेडिंग नहीं है, पीएल है, तो इसी में इसका इंपैक्ट डालेंगे, ट्रेडिंग पीएल एक साथ होने से जैसे होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 2,50,000। इसका और एक लॉजिक भी है, सिर्फ ऐसे ऐसे तो हम लोग समझ ही सकते हैं, देखो हमें अगर हम लोग परचेस को ज्यादा दिखाए हैं तो परचेस को कम करना पड़ेगा, परचेस से लेस कर दो। अगर ट्रेडिंग रहता हम लोग के पास अवेलेबल तो हम लोग इस परचेस से लेस कर देते कितना, एक तो हम लोग परचेस से लेस कर देते 15,000 जो कि रॉन्गली परचेस में इंक्लूडेड है, फिर लेस कर देते फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, लेस करने की जगह हम लोगों ने इधर लिख दिया, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक को हमें लिखना चाहिए था बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो वही किया है, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि ये सब गलत होने की वजह से हम लोग का प्रॉफिट जो है कम हो गया होगा, परचेस ज्यादा दिखा है प्रॉफिट कम है, ठीक है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं दिखाया, तो उस वजह से भी हम लोग का क्या हो गया होगा, जो है स्टॉक में चेंजेस दिख रहा, मतलब परचेस जो है हम लोग का ज्यादा दिख रहा होगा, तो परचेस हम लोग का अगर ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। सोचो अगर हम लोग परचेस यानी कि हमारा खर्चा है वो अगर हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं तो जीपी हम लोग का क्या हो जाएगा, कम। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को लेस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जीपी ज्यादा आएगा तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। इधर लिखने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट से देखो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा, तो वही क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर दिया। या फिर सिंपल ऐसे समझो कि अगर फाइनल अकाउंट्स होता तो जैसे रिकॉर्ड करते वैसे ही लाइन बाय लाइन हम लोग रिकॉर्ड करके जाएंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है देखो, in March 2020 goods of 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2020। बोल रहा है मार्च 2020 में 2 लाख रुपीस का गुड्स जो है सेल हुआ है और डिलीवरी हुआ है अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल, ठीक है। ये देखो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, डेटर टू सेल्स, कितना 2 लाख, डेटर टू सेल बोला है 2 लाख, बोल रहा है मार्च 2020 में सेल हुआ था, ठीक है। और डिलीवरी जो है वो किया गया है अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो डिलीवरी अप्रैल 2020 में किया गया है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका मतलब मार्च में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, मार्च में बोला है गुड्स बिक गया है, लेकिन डिलीवरी जो किया गया है वो किया गया है हम लोग का अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्क्रूटिनी करने पे ये पता चला कि एक प्रोडक्ट जो कि सेल हुआ है मार्च में लेकिन डिलीवरी हुआ है अप्रैल में, ठीक है। डिलीवरी वेयर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल 2020, ठीक है। मतलब डिलीवरी जो है वो मतलब यहाँ पर देखो क्या बोला है, डिलीवर्ड वेयर टेकन द सेल्स फॉर अप्रैल 2020, लेकिन ये अप्रैल के सेल्स में काउंट हुआ है। इस लैंग्वेज को देखो ठीक से पढ़ो, बोल रहा है कि मार्च 2020 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड,
वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल, यहाँ ना एक कॉमा होना चाहिए, ये कॉमा होने से अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहे मार्च में सेल हुआ और डिलीवरी भी हो गया, ऐसा बोला है। वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल, अप्रैल के सेल्स में वो लिया गया है, तो ये गलत है, मार्च में लेना चाहिए था, तो इसका मतलब मार्च में नहीं लिया होगा, तो मार्च में अभी ले लेते हैं, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री कैसे होगा, ये जो हम लोग का करेक्ट एंट्री है सेम यहाँ पर हो जाएगा, रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं हुआ, ये एंट्री ही नहीं किया गया। तो अगर नहीं किया गया है तो ट्रेडिंग होने से क्या करते, बाई सेल्स बोल के रिकॉर्ड करते, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लेंगे बाई सेल्स बोल के, तभी ना हम लोग का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नॉट रिकॉर्डेड इन मार्च, मार्च में रिकॉर्ड नहीं किया है, गलती से अप्रैल में कर रखा है 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डेटर का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेटर जो है ये हम लोगों का कि कहाँ का आइटम है, डेटर जो है ये हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम है, तो डेटर का इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। यहाँ पर बोला है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखो यहाँ पर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का पॉइंट आ गया, ये टॉपिक हम लोगों ने जस्ट इसके पहले ही कंप्लीट किया है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2020। मार्च 2020 में 75,000 कॉस्ट वाला स्टॉक को अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को दिया गया था एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। मतलब इसका सेल वैल्यू कितना रहा होगा, 75,000 प्लस 75,000 इंटू 1/3, क्योंकि कॉस्ट पे बोला है, सेल वैल्यू निकल जाएगा। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2020, बोल रहे अप्रैल में अप्रूवल आया, तो रूल्स क्या है, अगर ईयर एंड हो गया अप्रूवल अभी तक नहीं आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स एंट्री डाल के क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है These were taken as sales for March, और इसको सेल की तरह ट्रीट किया गया था मार्च में, ठीक है। तो अभी सेल का रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा और उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो 5th नंबर पॉइंट का रेक्टिफिकेशन क्या होगा, 5th नंबर पॉइंट का रेक्टिफिकेशन ऐसे होगा, यहाँ पर पहले तो सेल्स रिकॉर्ड हो गया होगा, तो सेल्स कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा, डेटर टू सेल्स, ठीक है। कितने से रिकॉर्ड हुआ होगा, 75,000, इसका कितना हो जाएगा, बोला है 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 25 प्लस 75,000 मतलब 1 लाख, ठीक है। सेल कितने का हुआ है, 1 लाख। ये कौन सा सेल है, अप्रूवल बेसिस का, क्योंकि 31 मार्च तक कोई अप्रूवल नहीं आया हुआ है। ये हम लोगों ने कैसे किया, लिख देते हैं 75,000 और 75,000 प्लस 1/3। तो हम लोग को नेक्स्ट एंट्री क्या करना चाहिए, सेल्स टू डेटर का, सेल्स टू डेटर का नेक्स्ट एंट्री हम लोग को करना चाहिए 1 लाख 1 लाख, और उसके बाद हम लोग इसे दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो है ऐसे दिखाना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ऐसे दिखाना चाहिए। और कितने में दिखाएंगे, स्टॉक तो 75,000 का है, इसे तो कॉस्ट में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग 75,000 में दिखाएंगे। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, एज अ क्लोजिंग स्टॉक ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई स्टॉक रिटर्न बेसिस, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस 75,000, बाकी का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों, देखो डेटर टू सेल, सेल्स टू डेटर सेम अमाउंट से कैंसिल आउट, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा प्रॉफिट पे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है बन रहा है वो कस्टमर के पास पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग के बाई साइड में, तो यहाँ पर भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास पीएल एडजस्टमेंट है। ये सब जो है ये सब पॉइंट का कंसिडरेशन नहीं हुआ था, इस वजह से ये प्रॉफिट गलत दिख रहा होगा, इस पॉइंट का कंसिडरेशन नहीं हुआ था, इसीलिए ये प्रॉफिट गलत दिख रहा होगा, ठीक है। इसीलिए 6 लाख का प्रॉफिट को हम लोग कैसे सही करेंगे उसका ही सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, और क्या क्या चेंजेस हो सकता है, एक बार फिर से हम लोग ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के वजह से परचेस बढ़ा हुआ था, तो हम लोगों ने परचेस को लेस कर दिया, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के खर्चे को परचेस में दिखा दिया था, ठीक है, प्रॉफिट में इंपैक्ट दिखा दिया। एडवर्टाइजमेंट करने के वजह से हम लोग का स्टॉक कम होना चाहिए, तो स्टॉक कम किया है, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट हम लोग का खर्चा है, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देखो पॉइंट में क्या बोला था कि ये रिकॉर्ड किया नहीं है, नो एंट्री, तो एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग का एक खर्चा है, तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एंट्री अगर हुआ नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट का भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, तो ये यहाँ पर आएगा। देखो किसी किसी पॉइंट का दोनों ट्रांजैक्शन का हमें पोस्टिंग करना चाहिए, इसका क्यों नहीं किया,
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स क्योंकि एक फिक्स्ड एसेट हो रहा है तो इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं आया। एडवर्टाइजमेंट और परचेस तो ये दोनों ही ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया क्योंकि इसमें कोई एंट्री नहीं हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो बैलेंस शीट में जाता है, इसीलिए इसका भी दो इंपैक्ट नहीं आया। डेटर टू सेल, सेल हुआ तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो सेल्स का रिकॉर्डिंग कर दिया। डेटर बैलेंस शीट का आइटम है तो वो भी यहाँ पर इंपैक्टफुल नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेटर टू सेल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, तो ये डेटर हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम है, सेल्स बोल के रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है, 1 लाख रिकॉर्ड इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने सेल को कैंसिल किया, सेल्स टू डेटर बोल के, फिर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग कर दिया, तो स्टॉक जो है 75,000 यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन एक चीज समझो, जब हम लोगों ने डेटर टू सेल किया होगा तो इस साल के सेल में ये भी इंक्लूड कर दिया होगा, 1 लाख रुपीज से सेल दिखाया होगा। बात समझो, जब हम लोगों ने बाई सेल बोल के ट्रेडिंग में रिकॉर्ड किया होगा तो 1 लाख दिखा दिया होगा। अब हम लोग 1 लाख का सेल को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका इंपैक्ट इधर देना पड़ेगा, टू सेल्स बोल के, ठीक है, उसका इंपैक्ट हमें टू सेल्स बोल के देना पड़ेगा, फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखा सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक तो दिखा दिया, उसका सेल का इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, टू सेल्स रिटर्न बेसिस 1 लाख, सेल वैल्यू को कम करना पड़ेगा क्योंकि जो टोटल सेल हुआ था उसमें से ये हमें डिडक्ट करना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा आइटम हम लोग का दोनों बार पोस्ट हुआ और कौन सा नहीं हुआ, तो डेटर तो नहीं आएगा, बैलेंस शीट का आइटम है। टू सेल्स जब रिकॉर्ड हुआ था उसके बाद सेल्स क्रेडिट हुआ, मानते हैं कि सेल्स क्रेडिट हुआ, और यहाँ पर डेटर भी हम लोग का क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो हम लोग का ट्रेडिंग में आता ही है, तो वो तो मैंने दिखा दिया कि 75,000 क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सोचो ट्रेडिंग में सेल बोल के भी तो ये यहाँ ये चला गया होगा डेटर टू सेल, तो उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। उसको कैंसिल कैसे करेंगे, बाई सेल्स होता है तो उसको टू सेल्स बोल के हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट सही कितना आ रहा है, इसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया। अब चेक करते हैं कितना आ रहा है, 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000, 11,80,000, 11,80,000 माइनस 1,40,000, 10,40,000, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, टू नेट प्रॉफिट बैलेंस करके आ गया। देखो क्वेश्चन में हमें ये चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वो नहीं किया अभी तक, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया। अब हम लोग को बोला है कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी करो, तो चलो वो भी कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक as on 31st of March 2020। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों के पास गिवन है, देखो 3,75,000, लेकिन इसमें देखो ये ना कैलकुलेट करके ही दिया है, लेकिन ये फिर से क्यों रिकैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ कर रखा है, ठीक है, जब एंट्री वाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है तो जो रेक्टिफिकेशन करने पे स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा वो हमें स्टॉक पे ऐड या लेस करके करेक्ट स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी ये जो स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है ये हम लोग के पास गलत कैलकुलेट होके आया है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक एज ऑन गिवन है 31st मार्च 2020 हमारे पास गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन हुआ है, तो जो रेक्टिफिकेशन हम लोग का इस स्टॉक के वैल्यू को कम या ज्यादा करेगा वो हमारा इंपैक्ट यहाँ दिखाना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सा इंपैक्ट आएगा। जैसे कि देखो स्टॉक पे इंपैक्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और कैश, ये देखो इसका कोई स्टॉक पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक पे जो इंपैक्ट आएगा ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर एक एंट्री है और यहाँ पर एक एंट्री, ये दोनों का आना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट ये दोनों रीजन से आएगा। पहला यहाँ पर बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 2,50,000, ये ट्रेडिंग में हम लोगों ने ऐड नहीं किया था, ये देखो इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो स्टॉक कम दिख रहा होगा, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे स्टॉक
नॉट कंसिडर्ड बोल के कितना हो जाएगा 2,50,000। अच्छा, और एक जो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, वो स्टॉक ऐड किया है तो क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ था, ये देखो, दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दिस वेयर टेकन एज सेल फॉर मार्च, लेकिन ये अप्रूवल अप्रैल में दिया जाएगा बट फिर भी इसे मार्च में सेल माना गया था, तो लेकिन रूल्स क्या है, सेल नहीं मान सकते, हमें उसे क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो क्योंकि मार्च में जब ये कैलकुलेट हुआ होगा तब इसको सेल मान के ही किया गया होता, क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा होगा क्योंकि अप्रूवल बेसिस का से जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पर फिर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल। मतलब ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं रिटर्न और अप्रूवल, ये क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन बोल रहा है कि मार्च में इसे सेल कंसीडर करके ही इन्होंने ये प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, तो अगर ऐसा किया है तो पहला बात है कि प्रॉफिट भी गलत दिख रहा होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया और सेल को कैंसिल नहीं किया, तो सेल को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक फिर क्योंकि कम दिखाया होगा 75,000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक 75,000 से कम दिख रहा होगा तो ये ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो रहा है टोटल देखते हैं, रेक्टिफाई हो जाएगा, ये कैलकुलेटेड ही था बस बट इसमें रेक्टिफिकेशन करना जरूरी था, तो रेक्टिफिकेशन कर लिया, दोनों आइटम ही ऐड हो जाएंगे, 7 लाख हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 7 लाख, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होके आए। बस और एक ही बाकी है ये वाला, उसके बाद हम लोग फीफो लिफो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन बोला है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है स्टॉक का, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब अभी अभी मैंने बताया था, फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग स्टॉक गोडाउन में है तो ही मानेंगे, नहीं तो मानेंगे कि वो स्टॉक हमारे पास नहीं है, चाहे इनवॉइस रेज हो जाए, चाहे सेल के लिए हम लोगों ने बिल बना दिया हो। बोल रहा है ये कब हुआ था, 23 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में और स्टॉक का वैल्यूएशन मिला 48 लाख, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून एंड 30 जून, 23 जून से लेके 30 जून के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो बता रहा है। बोल रहा है आउट ऑफ दिस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ 2,40,000 वेयर अनसोल्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितने भी गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे गए थे उसमें से 2,40,000 अनसोल्ड है, तो जो कंसाइनमेंट में स्टॉक अनसोल्ड होता है वो हम लोग क्या दिखाते हैं, एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखाते, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइन, ठीक है। फिर बोल रहा है परचेज जो 4 लाख का स्टॉक हुआ था वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई, 5 जुलाई को उसमें से 1,60,000 का स्टॉक डिलीवरी हुआ है। सेल्स वेयर 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स और 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेयर रिटर्न बिफोर 30 जून 2020। बोल रहा है कि सेल्स जो 13,60,000 का हुआ था जिसमें से 3,20,000 का सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का सेल था, ठीक है। और वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ दिस गुड्स वेयर रिटर्न ऑन 30 जून, बाकी हाफ बोल रहा है 30 जून को रिटर्न कर दिया गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। रुको हम एक एक पॉइंट को लिख के दिखाते हैं नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, डेट हम लोग को दिया हुआ है 23 जून से लेके 30 जून का, ठीक है। यहाँ पर बोला है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून और स्टॉक का वैल्यूएशन मिला 48 लाख, ठीक है। यहाँ पर जो मिला है ये फिजिकल वेरिफिकेशन से मिला है, फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस पे काउंट करके ये मिला है। फिर बोल रहा है 23 जून से लेके 30 जून तक का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, बोल रहा है कि 2,40,000 का कंसाइनमेंट का जो स्टॉक भेजा गया था उसमें से 2,40,000 अनसोल्ड है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2,40,000 अनसोल्ड, और कैसे भेजा गया था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, पहला पॉइंट ये निकल के आया। सेकेंड बोल रहा है परचेज जो 4 लाख का हुआ था उसमें से 1,60,000 डिलीवरी हुआ है 5 जुलाई को, ठीक है। तो 5 जुलाई मतलब इसके बाद 5 जुलाई को, तो यहाँ पर परचेज हुआ था, सेकेंड पॉइंट परचेज जो हुआ था 4 लाख का, इसमें से
1,60,000 का स्टॉक, 1,60,000 का जो स्टॉक है वो बोल रहा है कि डिलीवरी हुआ था 5 जुलाई को, ये डिलीवरी हुआ 5 जुलाई को, मतलब जो परचेस किए थे उसमें से 5 जुलाई को 1,60,000 का मिला, मतलब तब तक ये यहां से लेके यहाँ के पीरियड में अगर कंसिडर करें तो ये अमाउंट हम लोग का गुड्स स्टील इन ट्रांजिट कहलाएगा। ठीक है, 1,60,000 वाला स्टॉक अगर यहाँ पर आग पहुंचा है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ लिखते हैं डिलीवर्ड, डिलीवर्ड यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टील इन ट्रांजिट। ठीक है, फिर बोल रहा है सेल्स जो 13,60,000 का था, इसमें से 3,20,000 का अप्रूवल बेसिस का था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स 13,60,000, इसमें से 3,20,000 का जो है वो है अप्रूवल बेसिस का सेल। ठीक है, अप्रूवल बेसिस। अब अप्रूवल बेसिस पे स्टॉक किसके पास है, कस्टमर के पास ही है। ठीक है, अब बोल रहा है हाफ ऑफ दिस गुड्स में रिटर्न बिफोर 30th जून, 30th जून के पहले इससे आधा, इसका हाफ रिटर्न हो गया है, इसका हाफ, यानी कि 1 लाख कितना हो जाएगा, हाफ रिटर्न लिख लेते हैं, हाफ रिटर्न बिफोर 30th जून, 30th जून के पहले हाफ रिटर्न हो गया, तो हाफ मतलब 1,60,000। ठीक है, हाफ रिटर्न हो गया, तो बाकी हाफ जो है वो किसके पास है, बाकी हाफ जो है वो कस्टमर के पास है, कस्टमर के पास है। ठीक है, लाई विथ कस्टमर, बाकी कस्टमर के पास है। और गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। अच्छा, बोल रहे हैं नॉर्मली गुड्स जो बेचा जाता है वो कॉस्ट प्लस 25% में बेचा जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट प्लस 25% करके। लेकिन जो 2,40,000 का गुड्स था, अब 2,40,000 का कौन सा गुड्स है, ये देखो, ये कस्टम, ये वाला जो स्टॉक परचेज हुआ था इसमें से 1,60,000 यहाँ डिलीवरी हुआ, तो सेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मिला ही हमें 5 जुलाई को, इस पीरियड में सेल नहीं हो सकता है। जो बाकी 2,40,000 है ये सेल हुआ है कितने में, क्वेश्चन बता रहा है कि 1,20,000 में। ठीक है, 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000, तो ये सेल हुआ है हम लोग का 1,20,000 में, यहाँ पर लिख लेते हैं सेल फॉर 1,20,000। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को करने क्या बोला है, चेक करते हैं। हम लोग को करने के लिए बोला है 30th जून का स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए, यहाँ का मतलब अगर यहाँ से देखें तो ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा डेट का है, ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का ये 23rd जून, इस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था 48 लाख, इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम था ऐसा नहीं बोला है, तो 48 लाख जो है ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर नॉर्मल स्टॉक के कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, परचेज ऐड करेंगे, परचेज और उसके साथ अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखते हैं परचेज कितना है, परचेज है हम लोगों के पास टोटल 4 लाख, उसमें से 2,40,000 हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट है, 1,60,000 नहीं है क्योंकि वो 5th जुलाई को हमारे पास डिलीवर हुआ। क्या हमें इसे फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन ही कर देते हैं, फिजिकली स्टॉक को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, तो हम लोग को भी आंसर फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से ही कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो परचेज किया गया स्टॉक है फिजिकली कितना प्रेजेंट था, तो फिजिकली 2,40,000 प्रेजेंट था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिजिकली हम लोग के पास प्रेजेंट था 2,40,000। अब ये 2,40,000 पूरा का पूरा एबनॉर्मल है, कैसे पता चला, क्योंकि 2,40,000 का स्टॉक बोला है 1,20,000 में बिका है, तो मतलब कॉस्ट से भी कम में बिका है, इसका मतलब एबनॉर्मल ही है, तो इसको एबनॉर्मल कॉलम में लिख दो। ठीक है, इसको एबनॉर्मल कॉलम में लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा इसे अगर हम लोग अच्छा एक सेकेंड, एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन से ना आंसर नहीं किया, इसीलिए हम इसको, ये देखो यहाँ पर मैंने चेक किया, यहाँ इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्व कर रखा है ना,
उन्होंने कर रखा है फिजिकल वेरिफिकेशन से नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है उसी बेसिस पे किया है, यानी इनवॉइस को भी मेंटेन करके किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन से नहीं किया है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता तो जो 1,60,000 वाला स्टॉक है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसका डिलीवरी बाद में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आंसर हमें बता रहा है कि इस बेसिस पे नहीं किया हुआ है। तो एग्जाम में भी तुम लोग को देखो ना, यहाँ कुछ बोला नहीं है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे पता चलेगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखेंगे आज जो हम लोगों ने किया, वहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो बोला है एसर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, तो फिजिकली जितना स्टॉक है उतना ही निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करो, बट फिजिकल स्टॉक नहीं बोला है, तो हमें फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, इंस्टीट्यूट जो मेंटेन कर रहा है हमें वही करना है। इन्होंने भले फिजिकल वेरिफिकेशन किया हो, लेकिन हमें तो बोला नहीं है फिजिकली स्टॉक कैलकुलेट करो, तो हम लोग नॉर्मली स्टॉक को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास टोटल परचेस कितना है, टोटल 4 लाख है। 4 लाख में हम लोग का 1,60,000 जो है वो इन ट्रांजिट है और 2,40,000 जो है वो एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है। तो इसका परचेस का यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है ये रिसिप्ट है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ये रिसिप्ट आइटम है। और एक गुड्स इन ट्रांजिट आइटम है, अभी तक ट्रांजिट में है, वो है 1,60,000 और ये नॉर्मल आइटम है, ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्मल कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग के पास एक क्लोजिंग स्टॉक और भी है कंसाइनमेंट का, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पर ऐड होगा? हाँ ऐड होगा, क्योंकि हम लोग के पास जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है वो तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ही है, ठीक है। तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक अगर निकालने के लिए बोला है तो वो तो उसमें ऐड ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि ये स्टॉक हम लोग जब कंसाइनमेंट अकाउंट करते हैं तो वो तो स्टॉक हम लोग अपना ही दिखाते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी। ये देखो कंसाइनी के पास हम लोगों का 2,40,000, यहाँ पर ये देखो 2,40,000 का अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है। तो 2,40,000 का अनसोल्ड स्टॉक है, तो ये 2,40,000 भी हम लोग का यहाँ पर टोटल कॉलम में लिखेंगे। और ये नॉर्मल स्टॉक है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्मल ही है, तो ये हम लोग का ऐड हो जाएगा। ये देखो हम लोग को क्या बोला था, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट और 2,40,000 वेयर अनसोल्ड, ठीक है, वो अनसोल्ड है, तो मतलब हम लोग के पास वो स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल होगा अगर अनसोल्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टॉक अवेलेबल। तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करने से हो जाएगा 48 लाख, ये हो गया 4 लाख, तो 48 और 4 52 हो जाएगा। ये 2,40,000 और ये हो गया 2,40,000 2,40,000 4,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 48 लाख 54,40,000, ठीक है। ये हम लोग के पास हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल। हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना स्टॉक हम लोगों ने बेच दिया। तो सेल्स कितना हुआ है, सेल्स है टोटल 13,60,000, इसमें भी हमें अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये टोटल 13,60,000 का सेल रिकॉर्ड हुआ है, इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कौन सा हुआ है, यहाँ पर देखो 1,60,000 का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का रिटर्न हो गया। रिटर्न होने से सेल वैल्यू हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल बेसिस के सेल को भी हम लोगों ने सेल की तरह कंसीडर किया है, नॉर्मल सेल की तरह। तो रिटर्न लेस कर देंगे, फिर यहाँ पर लेस करेंगे नॉट अप्रूवल वाला भी लेस हो जाएगा, क्योंकि जो अप्रूवल नहीं मिला है और टाइम अभी भी बाकी है, क्योंकि ईयर एंड आ गया होगा, तो हम लोगों ने उसको उस सेल को भी कैंसिल कर दिया होगा, यानी 1,60,000 का सेल भी कैंसिल कर दिया है और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,60,000, तो इससे हमें पता चलेगा नेट सेल कितना है, मतलब 3,20,000 माइनस हो जाएगा 10,40,000 नेट सेल, ठीक है। अब यहाँ से लेस करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो टोटल सेल है 10,40,000। अच्छा, इसमें से एबनॉर्मल सेल कौन सा है, एबनॉर्मल सेल होगा 1,20,000 का। ये देखो सेल फॉर 1,20,000, 1,60,000 का प्रोडक्ट 2,40,000 का 1,20,000 में सेल हुआ है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल सेल वैल्यू कितना है 1,20,000। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1,20,000। तो 1,20,000 से अगर हम लोग लेस कर देते हैं ये टोटल अमाउंट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10,40,000 से अगर हम लोग 1,20,000 को लेस कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा नॉर्मल स्टॉक।
ये देखो 9,20,000 नॉर्मल सेल वैल्यू। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखो 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 नॉर्मल पे, ठीक है, 1/5 ऑन नॉर्मल सेल पे होगा, तो इस पे 1/5, 9,20,000 पे 1/5, तो ये कितना आ गया 1,84,000 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को लेस करना है सेल वैल्यू से, तभी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चलेगा। ये टोटल भी हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। और जो एबनॉर्मल सेल है 1,20,000, इस पे लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 2,40,000 का प्रोडक्ट अगर 1,20,000 में सेल हुआ है तो 1,20,000 का लॉस हुआ है, एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल करते हैं। तो सेल वैल्यू ये क्या है, ये सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू से प्रॉफिट लेस करने से क्या मिलेगा, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट। तो माइनस करके देखते हैं कितना आता है। इसका कॉस्ट था 7,36,000। 1,20,000 का सेल, 1,20,000 में सेल हुआ है और लॉस हुआ है 1,20,000, इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना रहा होगा 2,40,000। ठीक है, अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,40,000 का टोटल सेल है, उसमें से 1,84,000 का प्रॉफिट है और लॉस है 1,20,000, तो लॉस ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कॉस्ट पता चलेगा 9,76,000। ठीक है, तो लॉस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा ना, कॉस्ट निकालने के लिए लॉस ऐड ही करना पड़ेगा। देखो हम लोग के पास एक 10 रुपीज के कॉस्ट का प्रोडक्ट था, हम लोगों ने उसे 8 रुपीज में सेल कर दिया, तो लॉस कितना हुआ 2 रुपीज। तो कॉस्ट पता करना है तो कैसे करेंगे, सेल वैल्यू प्लस लॉस ऐड करने से तभी ना कॉस्ट पता चलेगा। तो एबनॉर्मल कॉलम में लिखा और यहाँ पर लिख के ऐड कर दिया। अब हम लोग निकालेंगे इससे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, जितना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था और जितना बिक गया उसका डिफरेंस, तो 52 लाख से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये पहले कर लेते हैं, माइनस 54,4, तो ये हो जाएगा 44,64,000 ये वाला। ठीक है, अच्छा ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल स्टॉक जो था वो पूरा का पूरा बिक गया। और ये वाला देखते हैं, 52 लाख टोटल अवेलेबल फॉर सेल था नॉर्मल आइटम, उसमें से 7,36,000 का सेल हो गया है, तो बच रहा है कितना 44,64,000। ठीक है, 44,64,000 ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। अच्छा, एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं। देखो हम लोगों ने फिजिकली वेरिफिकेशन किया था तो स्टॉक का वैल्यू कितना आया 48 लाख। तो देखो मैंने स्टॉक का वैल्यू लिख दिया 48 लाख। ये कौन से डेट पे आया है, ये आया है हम लोग का 23 जून का। ठीक है, ये 23 जून का। उसके बाद बोला कि कंसाइनमेंट का जो स्टॉक है 2,40,000 वो भी अनसोल्ड है, तो वो भी हम लोग के पास अवेलेबल होगा। ठीक है, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल लेस जितना। देखो हमें क्या निकालना है, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना है, भले ही कंसाइनर के पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास हमारा ये स्टॉक है, ये जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है ये कंसाइनी के पास है, लेकिन हमें तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करने बोला है, हमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ नॉर्मल। तो ये स्टॉक भले ही कंसाइनी के पास है लेकिन हम लोगों के पास ये एज ए क्लोजिंग स्टॉक तो है ना। तो अगर हम लोग को पता करना है कि कितना हम लोग के पास टोटल स्टॉक है और कितना सेल हो गया, उसका डिफरेंस अगर निकालेंगे, टोटल स्टॉक अवेलेबल से अगर टोटल सेल को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है वो भी हमारा ही स्टॉक है अवेलेबल फॉर सेल, आगे जाके हम लोग सेल कर सकते हैं भले ही कंसाइनी करे। तो ये 2,40,000 नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज था नहीं। और जो परचेज हुआ था वो भी हम लोग के पास अवेलेबल है टोटल स्टॉक। तो परचेज जो हुआ था उसमें से 2,40,000 जो है वो नॉर्मल है, 1,60,000 2,40,000 एबनॉर्मल है, 1,60,000 नॉर्मल है। और ये इन ट्रांजिट में कैसे पता चला, क्वेश्चन में बताया है कि इन ट्रांजिट में क्यों है, डायरेक्टली तो नहीं बताया लेकिन इसका रिसीव डेट अलग है, तो ये इन ट्रांजिट में है। और जो इन ट्रांजिट में नहीं है वो सेल हुआ है 1,20,000 से, क्योंकि 1,20,000 से सेल हुआ है तो ये एबनॉर्मल आइटम ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल कर लिया कि कितना स्टॉक हम लोग के पास अवेलेबल था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कितना उसमें से सेल कर दिया, तो ये सेल है, ये रिटर्न है अप्रूवल बेसिस का। जो अप्रूवल नहीं मिला उसका सेल रिवर्स करना पड़ता है, तो पूरा ही माइनस होके नेट सेल इतना आ गया। प्रॉफिट हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इस सेल में इतना एबनॉर्मल सेल है और इतना नॉर्मल सेल। ये एबनॉर्मल गिवन है, क्वेश्चन में बोला है कि 2,40,000 का चीज 1,20,000 में सेल हुआ है और इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो नॉर्मल सेल पता चल गया। प्रॉफिट जो नॉर्मल आइटम है उस पे 1/5 है, बताया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताया, क्वेश्चन में बोला है 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% मतलब 1/4, तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा नॉर्मल आइटम पे, इस पे 1/5,
तो ये नॉर्मल का लिख दिया। लॉस हुआ है एबनॉर्मल आइटम का, 2,40,000 का प्रोडक्ट 120 में सेल हुआ है तो 120 का लॉस हो गया। जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज एबनॉर्मल जो था पूरा सेल हो गया। नॉर्मल आइटम इतने सारे थे जिसमें से इतने सेल हो गए तो इतने बचेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इसमें देखो हम लोग का ये पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन यही वाला था, और कुछ क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे जो फीफो लिफो का कंसेप्ट है वो देखेंगे, वो इससे आसान है लेकिन इससे क्वेश्चन कम ही आएगा, फीफो लिफो से मेनली इसी से आएगा। और ये देखो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो थोड़ा सा तुम लोग को घर पे इसको देखना पड़ेगा, तभी अच्छे से और भी समझ में आएगा, ठीक है। और पहला क्लास अगर मिस है तो पहला क्लास मुझे जितना लग रहा है पहला क्लास तुम लोगों का सबका किया हुआ नहीं था, तो ये कर सकते हो। पहला क्लास नहीं करने से ना थोड़ा सा डिफिकल्टीज लगेगा समझने में, अगर पहला मैंने जो भी समझाया तो वो समझा हुआ होगा तो ये रिपीटेड ही था, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।